अध्याय 9 मैया मैं नहीं माखन खायो। प्रश्न उत्तर पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। उत्तर, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। उत्तर, माखन खा रहे थे। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, प्रश्न 1 का यह उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि पहले दो विकल्पों में बालकृष्ण अपनी माँ को उनके भोलेपन और पराया समझने की बात कर रहे हैं, तीसरे में नाराजगी दिखा रहे हैं और चौथे विकल्प में माखन के छीके तक अपने छोटे हाथ नहीं पहुंचने का बहाना बना रहे हैं। उनका यह बहाना तर्कसंगत प्रतीत होता है। प्रश्न 2 का यह विकल्प हमने इसलिए चुना है क्योंकि कान्हा के मुंह पर माखन लगा हुआ था। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं मिलान। पहला शब्द जसोदा, चौथा यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। दूसरा पहर, पहला समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में 8 पहर होते हैं। तीसरा लकुटी कमरिया, आठवां लाठी और छोटा कंबल कमली। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। चौथा बंसी वट, दूसरा एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते। पांचवा मधुबन, सातवां मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। छठा छीको, तीसरा गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजों जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली आदि ना पा सके। सातवां माता, पांचवा जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। आठवां ग्वाल बाल, छठा गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। उत्तर, यशोदा मैया से ग्वालिनों ने शिकायत की थी कि कान्हा रोज उनका माखन खाते हैं और जमीन पर भी गिराते हैं। श्री कृष्ण हमेशा मना कर देते थे। आज कान्हा के मुंह पर माखन लगा हुआ था, तो माता यशोदा उनसे पूछती हैं कि उन्होंने माखन चुराकर क्यों खाया। कान्हा मना कर देते हैं और अपनी बात के पक्ष में दलील देते हुए कहते हैं कि मुझे तो आप सुबह से ही गायों के पीछे उनके साथ मधुबन में भेज देती हैं, मैं दिन भर वहीं रहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ आकर माखन कैसे खा सकता हूँ। ख, सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। उत्तर, ग्वालिनों के शिकायत करने पर माँ यशोदा परेशान हो जाती हैं कि जब घर में इतना माखन होता है फिर भी कान्हा माखन चुराकर क्यों खाते हैं। कान्हा के मुंह पर माखन लगा देखकर वे उनसे पूछती हैं कि उन्होंने माखन क्यों चुराया। कान्हा विभिन्न बहाने बनाकर मना कर देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। वे कहते हैं कि तू बहुत भोली है जो इनकी बातों में आ गई है, मुझे पराया जानकर तेरे मन में मेरे लिए भेदभाव उत्पन्न हो गया है। फिर नाराज होकर कहते हैं कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, तुम अपनी ये लकुटी कमरिया ले लो। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण की दलीलें और उनके भोलेपन को देखकर माता यशोदा को उन पर प्यार आ जाता है। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। उत्तर, इस पद में श्री कृष्ण से माँ यशोदा पूछ रही हैं कि उन्होंने माखन चुराकर क्यों खाया।
श्री कृष्ण माखन चुराने की बात से साफ इनकार करते हुए कहते हैं, माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। वे कहते हैं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे तो प्रतिदिन सुबह ही आप गाय चराने के लिए मधुबन भेज देती हैं। पूरा दिन वहाँ रहकर मैं शाम को घर आता हूँ। मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती ये माखन मेरे मुंह पर लगा दिया है। इस प्रकार अपने विषय में तर्क देकर उन्होंने अपनी माँ को समझाने का प्रयत्न किया। ख. यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? उत्तर. सभी माताएं अपने बच्चों से अटूट प्रेम करती हैं। बच्चों की भोली और प्यारी बातों पर माँ बाप का स्नेह उमड़ पड़ता है। यहाँ भी बालक कृष्ण बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे हैं कि माँ, तुम बहुत भोली हो जो इनकी बातों में आ गई हो, और मुझे पराया जानकर तुम भेदभाव कर रही हो। नाराज होने का नाटक करते हुए, लकुटी कमरिया वापस करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने मुझे अपनी बातों से बहुत तंग किया है। पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें गले से लगा लेती हैं। कविता की रचना। भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटकयो, सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। क. इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि। उत्तर. इस पद की सभी पंक्तियों के अंतिम शब्द एक जैसी ध्वनि वाले हैं। यथा खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, पतियायो, जायो, नचायो, लगायो। यह विशेषता तुक कहलाती है। इससे पाठक व श्रोता को कविता प्रभावशाली लगती है। कवि सूरदास जी ने बहुत बारीकी से जांच परख कर बाल सुलभ बातों को कविता का रूप दिया है। बालक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पहले वह तर्क देता है जो उसकी आयु व कद के अनुरूप होते हैं। वह अपना दोष दूसरे पर डालने का प्रयत्न करता है। यदि फिर भी बात ना बने तो नाराजगी दिखाता है। इन सब बातों का बखूबी वर्णन करते हुए कवि ने बहुत सुंदरता से अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दे दिया है। ख. अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिए। चलते हैं आगे। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क. श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? उत्तर. सभी बालक शरारती होते हैं। इन शरारतों में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण उन्हें डांटा जाता है, और डांटना आवश्यक भी होता है। छोटे बच्चों को तो सही गलत का ज्ञान नहीं होता। सही गलत से बच्चों का परिचय परिवार के बड़े सदस्य ही करवाते हैं। बच्चे नासमझ होते हुए भी इतने ज्ञानी अवश्य होते हैं कि अपनी बात को तर्क संगत साबित करते हुए कई तरह के बहाने बना सकें। श्री कृष्ण भी छोटे बच्चे ही हैं, अतः स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए वे अपनी माँ यशोदा को तर्क देते हैं। ख. जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? उत्तर. जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया तब माँ बेटे प्रसन्नता से झूम उठे होंगे। यशोदा माता भी अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थीं। श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते थे। वे भी माता यशोदा को हर्षित देखना चाहते थे। जिस बात को लेकर प्रश्न उत्तर चल रहे थे वह बात भी समाप्त हो गई होंगी। शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क. भोर भयो गयन के पाछे। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है। इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं। इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। परे, पड़े, छोटो, छोटा, विधि, विधि, प्रकार, भोरी, भोली, कछु, कुछ, ले, लेना, नहीं, नहीं। ख.
पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। तो दोस्तों, ये है स्तंभ 1 और ये है स्तंभ 2। आइए करते हैं इनका मिलान। पहला उपजी, आठवां जन्मा। दूसरा जानी, दूसरा उपजना, उत्पन्न होना। तीसरा जायो, तीसरा जानकर समझकर। चौथा जिए, सातवां मन जी। पांचवा पठायो, 11वां भेज दिया। छठा पतियायो, चौथा विश्वास किया, सच माना। सातवां बहियन, पांचवा बहा, हाथ भुजा। आठवां विधि, छठा प्रकार, भांति रीति। नौवां बिहसी, पहला मुस्कुराई। नौवां बिहसी, पहला मुस्काई, हंसी। 10वां भटक्यो, 10वां इधर उधर घूमा या भटका। 11वां लपटायो, 9वां मला लगाया, पोता। तो दोस्तों, आप भी इन सब का मिलान कर लेना। अब चलते हैं आगे। वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी। भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या ड़ और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उत्तर परे, पढ़ना। दूसरा भोरी, भोली। पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो आइए दोस्तों, रेखा खींचकर करते हैं मिलान। पहला, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चौथा, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। दूसरा, चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। पांचवा, चार पहर बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया। तीसरा, मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। पहला, मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। चौथा, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। छठा, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हट पूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। पांचवा, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तीसरा, माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। छठा, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। दूसरा, तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। तो दोस्तों, आप भी इनका मिलान कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। पाठ से आगे, आपकी बात। मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उस घटना के बारे में बताइए। उत्तर, हाँ, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हम सत्य कह रहे होते हैं तब भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते, और यदि ऐसे में साक्ष्य ना हो तो अच्छा खासा सच भी झूठ की शंका के नीचे दबकर दम तोड़ देता है। इसके लिए काफ़ी हद तक दोषी हम सभी हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी आदत के कारण झूठ का सहारा लेते हैं। मैं विद्यालय अपनी साइकिल से जाता हूँ। आज मेरी वार्षिक परीक्षा थी। वर्षा हो रही थी। मैं घर से थोड़ी दूर ही गया था कि मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त पड़े हैं। उनके पांव से खून बह रहा था। मैंने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का निश्चय किया। मैंने उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाया और सरकारी अस्पताल ले गया। अधिक खून बह जाने के कारण वे अर्धमूर्छित से हो रहे थे। उन्हें अस्पताल छोड़कर मैं विद्यालय आया। उस समय तक मैं आधा घंटा देर से विद्यालय पहुंचा था। देर से आने के कारण मुझे विद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मेरी बात पर स्कूल के गेट पर खड़े गार्ड ने विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे विद्यालय के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर हमारे पीटी सर आ गए।
उन्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने प्रधानाध्यापक से बात की। विद्यालय से जब अस्पताल फ़ोन करके पूछा गया तो मेरी बात सत्य सिद्ध हुई। मुझे मेरे काम की शाबाशी देते हुए प्रधानाचार्य जी ने मुझे परीक्षा पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया और अगले दिन मेरे कार्य की प्रशंसा प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में भी की गई। घर की वस्तुएं। मैं बालक भैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो। छीका घर की ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं घर की वस्तुएं। तो दोस्तों ये है घड़ा कुंभ, ये है इस्त्री प्रेस, ये है चौकी, ये है सिलाई मशीन, ये है चारपाई, ये है मुर्तबान, ये है सूप, ये है सीलबट्टा, ये है जांता, ये है पंखा, ये है मथानी, ये है छलनी, ये है डलिया, ये है ओखली और ये है बिलौनी। आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो दोस्तों हमें पता है गाय से हमें दूध मिलता है। फिर यहाँ पे आप दूसरे चित्र में देख रहे हो गाय से हम दूध निकालते हैं। उसके बाद हम दूध को उबालते हैं। यहाँ पे आग लगा दी है और यहाँ पे हम दूध को उबाल रहे हैं। उसके बाद हम उसको घड़े में निकाल लेते हैं और मथनी में उसे मथते हैं, जैसे कि ये महिला मथ रही हैं। तो दोस्तों मथनी से हमें मिल जाता है मक्खन। फिर हम मक्खन को बर्तन में डालते हैं और उसे पकाते हैं, जिससे हमें मिल जाता है घी। समय का माप। 4 पहर बंसीवट भटकयो, सांझ परे घर आयो। क पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। संकेत: कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि। उत्तर: एक दिन रात के 24 घंटों को 8 पहर में विभक्त किया गया है। दिन के 4 पहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल। रात के 4 पहर प्रदोष, निशित, त्रियामा, उषा। 3 घंटे का एक पहर होता है। कल आने वाला अथवा बीता हुआ। ऋतु विभिन्न ऋतुएं। वर्ष 365 दिन। पखवाड़ा 15 दिन। दशक 10 वर्ष। वेला समय। अवधि समय सीमा। ख श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? उत्तर: श्री कृष्ण के अनुसार वे 4 पहर अर्थात 12 घंटे गाय चराते थे। ग मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे। वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? उत्तर: यदि श्री कृष्ण शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे हैं तो वे सुबह 6 बजे गाय चराने चले गए होंगे। घ दोपहर का अर्थ है 2 पहर का समय। जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है, यह लगभग 12 बजे का समय होता है। जब सूर्य सिर पर आ जाता है, बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा? उत्तर: सुबह 6 बजे दिन के पहले पहर का आरंभ होता है। हम सब विशेष हैं। क महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे। उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं? विचार कीजिए और लिखिए। उत्तर: आपकी। मुझे कहानियाँ और पुस्तकें पढ़ने लिखने का शौक है। आपके किसी परिजन की। मेरे दादाजी एक कुशल व्यापारी हैं। वे अपने बल, बुद्धि और मेहनत के बूते एक सफल व्यापारी हैं। मेरे पापा और मेरे चाचा जी भी अब उनके साथ व्यापार में उनका सहयोग करते हैं। व्यापार में दादाजी से सीखकर अब वे दोनों भी कुशल व्यापारी बन गए हैं। आपके शिक्षक की। हमारे शिक्षक हमारे आदर्श हैं। वे हमारी पूरी कक्षा के आदर्श हैं। वे हम छात्रों को बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं। अपने विषय पर उनका पूरा अधिकार है। वे हमें सरल और रोचक ढंग से पढ़ाते हैं।
वे सभी छात्रों का एक समान ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि यदि हम में से किसी छात्र को कोई समस्या हो तो उस पर भी उनकी नज़र रहती है। आपके मित्र की? वैसे तो मेरे सारे सहपाठी मेरे मित्र हैं, किंतु हम 4 विद्यार्थियों का समूह अपनी मित्रता के लिए प्रसिद्ध है। हम चारों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। हम चारों हर समय एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। ख, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है। वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए, इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर, मेरा एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे परिवार से मुझे एक दूसरे की सहायता करने के संस्कार मिले हैं, इसलिए उस पाठ को पहले मैं 2 बार पढ़ूंगा ताकि अपने उस सहपाठी को भली भांति समझा सकूं। इसके पश्चात मैं अपने उस सहपाठी को पाठ समझाऊंगा। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। उत्तर, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। अपने उस सहपाठी की पढ़ने में मैं मदद करूंगा, उसे पढ़कर पाठ सुनाऊंगा और उसके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तक लाऊंगा। तो दोस्तों, ब्रेल लिपि से जो इंसान देख नहीं सकता वो पढ़ सकता है, तो ब्रेल लिपि उसे कहते हैं। एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। उत्तर, एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। इसके लिए हमें भरसक प्रयत्न करना है। उसे हम धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करवाकर कक्षा के भाषण को बोलने का भी अभ्यास करवाएंगे। बार बार का अभ्यास उसे सफल बनाएगा और उसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी और वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होगा। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। उत्तर, एक सहपाठी अटक अटक कर बोलता है और उसे भाषण देना है। कहावत प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसे एक ही वाक्य बार बार बोलने का अत्यधिक अभ्यास करवाया जाएगा ताकि उसकी यह कमी दूर हो जाए और वह भाषण देने में सफल हो जाए। एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। उत्तर, एक अन्य सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। ऐसे सहपाठी को दौड़ने में कठिनाई तो बहुत होगी, किंतु बार बार के अभ्यास से उसमें कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। उत्तर, एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। हम उसे सुनने का उपकरण खरीद कर देकर उसकी सहायता कर सकते हैं। आज की पहेली, दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दिए गए हैं। नाम पूरे कीजिए। दोस्तों, पहेली में मैंने अक्षर लिख दिए हैं, तो आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला है खोया, दूसरा दही, तीसरा मलाई, चौथा पनीर, पांचवा लस्सी, छठा छाछ, सातवां शरबत, आठवां घी, नौवां आइसक्रीम। तो दोस्तों, यहाँ आएगा मक्खन या माखन। तो यहाँ पे ख लिखा है बस, तो मक्खन आएगा, यहाँ पे आप मक्खन लिख लेना। खोजबीन के लिए सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजें व पढ़ें। उत्तर, सूरसागर, सूरसारावली, नागलीला, भागवत, साहित्य लहरी, नल दमयंती। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 9 के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।